डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ट्रांसमिशन लाइन के क्रैश कोर्स पार्ट 1 में आज हम लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे लिखे। चलिए बारी बारी से देखते हैं क्या है ये टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हैं, राइट। नेमली कार्टेशियन क्या होता है, सिलेंड्रिकल क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। एज सुन एज हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के टॉपिक को ख़त्म करेंगे देन विल बी स्विच ओवर टू दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक, राइट। इसमें हम लोग देखेंगे कि आज कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ और डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। तो देखिए क्रैश कोर्स है ये, तो कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की, राइट। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो अगर आप किसी का जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, ताकि उसका एक उस पर्टिकुलर पार्ट का एक डिटेल वीडियो जो है हम लोग इस प्लेलिस्ट में एंटर करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी कौन कौन से टॉपिक अपने को देखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, सिलेंड्रिकल सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे डिटेल में सब कुछ, और स्पेरिकल क्या होता है वो देखेंगे। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, है ना। तीनों सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे। फिर देखना क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब एक सिस्टम में अगर आपको कोई वेक्टर दिया तो उसको दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये भी देखेंगे, राइट। और इसके अलावा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये क्या होता है, क्या रिलेशंस हैं डिफरेंशियल एलिमेंट के वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ये अपने को देखना है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है अपने इस फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है क्या, देखिए ये एक एलिमेंट्स का सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, है ना। ठीक है ना, स्पेस के अंदर या किसी भी फ्री स्पेस में या कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं ना, तो देखिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है दैट सेट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। जैसे कोई भी एक फ्री स्पेस है मान लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस तो चाहिए रहेगा ना। मान लीजिए मैंने यहाँ स्क्रीन पर ये एक यहाँ पे एक बॉल बना दिया ये, और अब आपसे कोई पूछता है यार व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस बॉल, है ना, तो हमें बोल सकते हैं ना ये जो Z लिखी हुई जो लाइन है, इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पर 2 सेंटीमीटर दूर है ना, तो हमने Z लाइन को एज अ रेफरेंस लिया है टू लोकेट दिस। ठीक है, तो जो भी रेफरेंसेस हम लोग ले रहे हैं ना, उन रेफरेंसेस का जो सेट होता है ना, उन रेफरेंसेस का जो भी एलिमेंट्स हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं ना, उन रेफरेंसेस का जो सेट होता है वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम सेट ऑफ रेफरेंसेस ले रहे हैं या फिर जो एड ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, वो है हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, ये एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और हमारी जो रेफरेंस एक्सेस हैं वो क्या हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, नेमली एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो देखिए ये तीनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अभी वाई और जेड तो आपको यहाँ परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन एक्स यहाँ टिल्टेड दिख रही है। तो एक्स एक्चुअली स्क्रीन के बाहर है, ठीक है। तो स्क्रीन के बाहर चूँकि बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसको 3 डायमेंशनली आपको इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये एक स्क्रीन के बाहर वाला लाइन है, आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, राइट। ठीक है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो ये 3 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे P, और कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कौन कौन से, देखिए x1 y1 एंड z1, x1 y1 z1, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए ये क्या रेफर करते हैं, यहाँ पे क्या समझाते हैं, x1 y1 z1 क्या है इसके अंदर। तो देखिए वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर आप इस P पॉइंट से अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, अब याद रखिएगा ये P पॉइंट हवा में है, स्क्रीन में नहीं है, और ये एक्स एक्सिस भी जो है ना वो स्क्रीन के बाहर की तरफ है, पर उसको विजुलाइज
करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए पी पॉइंट से जब आप इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो वो कहीं जाके मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइन हमने खींची है ना येलो से, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा मान लीजिए, तो ये जहाँ पर भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा ना, तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया उसका ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट x1। ये x1 डिस्टेंस ये होता है, राइट। ठीक है, आपसे कोई बोलता है यार y1 डिस्टेंस क्या है, तो इस p पॉइंट से जब भी आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, लाइक दिस, ठीक है, तो ओरिजिन से ये y एक्सिस पर जिस पॉइंट पे आपने ड्रॉप किया है ना परपेंडिकुलर, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ y1। और इस p पॉइंट से जब आप z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना z एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका कहलाता है z1। तो किसी पॉइंट p के x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो वो इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये आपको मैंने बता दिया। उस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे, तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स के फुट जहाँ पर भी मिलेंगे ना, उनका ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है दैट इज रिस्पेक्टिवली x1 y1 एंड z1, राइट। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। मोर ओवर देखिए एक और चीज़, अब मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, कोई मेरे पास p पॉइंट है अगैन, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स दिए मान लीजिए 2 3 एंड 4, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 2 दिया है, तो ये x कोऑर्डिनेट 2 और क्या रिफ्लेक्ट करता है वो देखिए, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट 2 जो है ना वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वो देखते हैं ना। तो देखिए, हाँ ये मैंने पेन सेलेक्ट किया रेड, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर है ना, मान लेते हैं ये 1 डिस्टेंस और ये 2 डिस्टेंस। ओरिजिन से ये 1 डिस्टेंस हो गई, ये 2 डिस्टेंस हो गई, तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर इस x एक्सिस से पास होने वाला अगर मैं एक yz प्लेन बना दूं, ठीक है ना, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर x एक्सिस से पास होने वाला एक yz प्लेन, ठीक है। अब इस पूरे प्लेन पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले लीजिए, उस पॉइंट से जब भी आप इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे ना, उस पॉइंट से जब भी आप इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो यहीं पर मिलने वाला है x इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। वो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, यहीं x इक्वल टू 2 पे आके मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस इस पूरे प्लेन पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी बताया था ना, कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे x1 कोऑर्डिनेट है, तो क्या है ये x1 कोऑर्डिनेट, इस x1 पॉइंट, इस p पॉइंट से जब भी आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, तो वो ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्लेन पर अगर आप कंसंट्रेट करें, तो मैंने बोला इस प्लेन पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से जो भी आप प्लेन पर ले रहे हैं ना, उस पॉइंट से जब भी आप इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, तो आपको वो परपेंडिकुलर कहाँ पर मिलने वाला है, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे। इसका मतलब इस पूरे पॉइंट, इस पूरे प्लेन पर जो है ना, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। इस पूरे प्लेन पर x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है ना कांस्टेंट हो गया। देखिए ये मेरा प्लेन है ना, ये इस पूरे प्लेन पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, राइट। तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, है ना, या x इक्वल टू 2 प्लेन। अभी वैल्यू कांस्टेंट का 2 है, इसीलिए ये x इक्वल टू 2 प्लेन हो गया, या फिर x इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन भी कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट जो है ना, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लाइकवाइज ये कोऑर्डिनेट नंबर 3 है ना, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये x कोऑर्डिनेट एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी प्रकार से एक y कोऑर्डिनेट भी जो है ना, वो एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब मुझे y इक्वल टू 3 बनाना है, ये हमने क्या बनाया था, x इक्वल टू 2, राइट। अब मुझे y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कैसे बनेगा, तो देखिए y एक्सिस पे 1 2 एंड 3 डिस्टेंस पे अब हम बनाएंगे, देखिए क्या, एक एक्स जेड प्लेन, राइट। एक यहाँ से y इक्वल टू 3 से पास होने वाला एक एक्स जेड प्लेन बना लेते हैं, राइट। कैसा बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। दिस विल बी द एग्जैक्ट प्लेन पासिंग थ्रू y इक्वल टू 3, है ना। अब देखिए इस पूरे प्लेन पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उससे जब आप y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा, यही y इक्वल टू 3 पे मिलने वाला है, राइट। इसका मतलब इस पूरे प्लेन पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए y इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन। और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 3 है, तो आप इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू 3 प्लेन, ठीक है। तो इस प्रकार
जो y कोऑर्डिनेट है वो भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब सिमिलरली मान लीजिए z इक्वल टू 4 दिया है, तो z इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लीजिए। तो z इक्वल टू 4 कैसे बनाएंगे, ये z एक्सिस पे 1 2 3 4 डिस्टेंस पर ड्रॉ करेंगे एक एक्स वाई प्लेन, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन एट डिस्टेंस z। अब इस पूरे प्लेन पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए, इधर उधर कहीं पर भी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी, जब भी आप उससे z एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, तो वो परपेंडिकुलर आपको कहाँ मिलने वाला है, इसी पर z इक्वल टू 4 पॉइंट पे। इसीलिए ये जो प्लेन है ना, इस पर z कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, और वो प्लेन क्या कहलाया, z इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन, या फिर इसको z इक्वल टू 4 प्लेन भी अभी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई और z, वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स या फिर तीन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलेक्टिवली जब आप इन तीनों प्लेन को बनाएंगे ना एक जगह पे, तो वो तीनों प्लेन जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, और वही पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट P, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन होता है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा है मैंने, जो यहाँ पे लिखा है तीन प्लेन्स कौन कौन से हैं, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन एंड जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन। तो यहाँ पर एक बार एक कलेक्टिव डायग्राम में बना देता हूँ। मेरा पॉइंट था देखिए क्या, 2 3 एंड 4। अब अगर मैं तीनों यहीं पर बना दूँ तो एक्स एक्सिस पर हमने 2 डिस्टेंस लिया, 1 और 2, और हमने यहाँ से पास होने वाला एक वाई जेड प्लेन बनाया, राइट। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ देखिए एक वाई जेड प्लेन जो यहाँ से पास हो रहा है, तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा। x इक्वल टू 2 से पास होने वाला वाई जेड प्लेन, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखिए नेक्स्ट लिया क्या, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पे हम लोग क्या करते हैं देखिए, ये हो गया 1 2 3 डिस्टेंस पे, और अब हम प्लेन बनाने वाले हैं देखिए क्या, एक्स जेड प्लेन। ये गया, ये गया, ऐसा और ऐसा, ठीक है। और लाइकवाइज z इक्वल टू 4 पे, तो z इक्वल टू 4 पे 1 2 3 4 ऐसा मार्क करके अब यहाँ से पास होने वाला बनाएंगे प्लेन। कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। ये तीनों प्लेन जिस पॉइंट पर, तीन प्लेन जहाँ मिलते हैं वो एक पॉइंट होता है ना, तो जिस पॉइंट पर भी मीट कर रहे होंगे ना, मान लेते हैं ये पॉइंट है, वो पॉइंट आपका कौन सा है, ये P2 3 एंड 4, ठीक है। तो दिस इज वन मेजर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं देखिए x1 y1 और z1, ठीक है ना, x1 y1 एंड z1, ठीक है। अब देखिए इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको, मान लीजिए ओरिजिन से मुझे इस P पॉइंट तक पहुंचना है ना, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहले मुझे करना क्या रहा, देखिए सबसे पहले मैं ओरिजिन से x डायरेक्शन में चला है ना, x डायरेक्शन में चलूँगा सबसे पहले x1 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे चला मैं ऐसे x1 डिस्टेंस ये, और एज सुन एज मैं x1 डिस्टेंस चल लिया, अब मैं यहाँ से मूव किया किस तरफ, देखिए y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस, मान लीजिए दिस इज दी y1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और फिर ये चलने के बाद अब हम z की तरफ मूव किया यहाँ से मैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस, z1 डिस्टेंस, ठीक है। तो कुल मिला के इस P तक पहुंचने में तीन डायरेक्शंस मूव किया, तो तीनों डायरेक्शंस को जो रिप्रेजेंट करता है ना, दे आर दी यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज नोन एज व्हाट, ए एक्स कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज नोन एज व्हाट, ए वाई कैप, और z की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज नोन एज ए जेड कैप, राइट। अब देखिए ओरिजिन से अगर मैं इस P पॉइंट को ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, तो ये भी एक वेक्टर है, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ लिखा है देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ये। इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं,
कैपिटल आर पी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर पी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू x1 ए एक्स कैप प्लस y1 ए वाई कैप प्लस z1 ए जेड कैप, ठीक है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों x, y एंड z यूनिट वेक्टर्स है ना, ax, ay, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना। ऑल द यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये तीनों एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों भी आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे इनको आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है क्या, डॉट प्रोडक्ट इनका है ना। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए अगर हमें निकालना है, मान लीजिए ए एक्स डॉट ए वाई, ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। ए वाई डॉट ए जेड, ये भी 0, और ए जेड डॉट ए एक्स, ये भी 0, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपने, अच्छा एक और डॉट प्रोडक्ट देखिए आपस में भी हो सकता है इनका, खुद से ए एक्स डॉट ए एक्स जो है वो 1 होता है, ए वाई डॉट ए वाई ये भी 1 होता है, एंड ए जेड डॉट ए जेड ये भी 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये कैसे होते हैं ये प्रोडक्ट्स, अभी क्रैश कोर्स में थोड़ा सा डिटेल में बहुत बात नहीं करेंगे, बस अपने को पता होना चाहिए ना। अब ये होता है देखिए ए एक्स क्रॉस ए वाई, ये बराबर होता है ए जेड के, ए वाई क्रॉस ए जेड ये बराबर होता है ए एक्स के, और लाइकवाइज तीसरा ए जेड क्रॉस ए एक्स ये बराबर होता है ए वाई के। और अगर इसका उल्टा करते हैं ना, साइन चेंज हो जाता है ना, फॉर रिवर्स साइन इज चेंज, है ना, ठीक है। तो ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट अपने को देखना है डिफरेंशियल एलिमेंट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन पर एक पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और आप इसको x डायरेक्शन में एक स्मॉल लेंथ, अच्छा डिफरेंशियल का मतलब बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक स्मॉल लेंथ dx मूव कराते हैं आप इसको, ठीक है, x डायरेक्शन में, और dx मूव करने के बाद इस पॉइंट से ही अब आप इसको y की डायरेक्शन में, मतलब y एक्सिस के पैरेलल मूव कराते हैं, देखिए एक डिस्टेंस dy, ठीक है। और dy मूव करने के बाद यहाँ से अब इसको z डायरेक्शन में आप अपवर्ड्स मूव कराते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा लेंथ dz, ठीक है। तो एज सून एज आप ये लेंथ्स तीनों मूव कराने के बाद अब आपका पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाता है ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसके काउंटर पैरेलल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये जो मैंने 3 लाइन बनाई है, मतलब काउंटर पैरेलल का मतलब देखिए ये dx के पैरेलल यहाँ पर भी एक लाइन है, ये बना दूँ, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे ये dz के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, राइट। अगेन dx के पैरेलल यहाँ पे बना दूँ ऐसे, ठीक है। अगेन dz के पैरेलल यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। अगेन dz के पैरेलल यहाँ पे बना दूँ लाइक दिस, फिर ये ठीक है। तो मेरे पास एक क्यूबॉइड जैसा बन गया जिसके एजेस dx dy और dz है। तो ये जो क्यूबॉइड हमने यहाँ पे बनाया है ना, यही कहलाता है हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। ये जो डायग्राम अभी हमने बनाया है ना, दिस डायग्राम इज नथिंग बट दी डिफरेंशियल एलिमेंट। अब आपसे कोई बोलता है यार डिफरेंशियल लेंथ बताइए, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट के जो भी एजेस का लेंथ है ना, वही आपके डिफरेंशियल लेंथ कहलाते हैं। तो वो क्या है, देखिए dx dy और dz, ये तीनों आपके डिफरेंशियल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर फॉर्म में बताइए ना, वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में ये जो ओरिजिन है और ये वाला जो कॉर्नर है इसका, ओरिजिन से इस कॉर्नर तक का जो भी वेक्टर है ना, ये डिफरेंशियल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dx ax कैप प्लस dy ay कैप प्लस dz az कैप,
ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंशियल एरिया क्या है। तो डिफरेंशियल एरिया क्या है, ये जो भी आपको क्यूबॉइड दिख रहा है ना, इसके जितने भी सरफेसेस के एरिया है ना, जैसे मान लो ये फ्रंट सरफेस है ना, ये आपको दिख रही है, ये फ्रंट सरफेस का जो भी एरिया है ना, क्या हो जाएगा देखिए, ये वाली लाइन इंटू ये वाली लाइन, तो डी जेड इंटू डी वाई, तो डी वाई डी जेड डी एक्स, तो ये हो जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड और डी जेड डी एक्स, राइट। तो ये हमारे डिफरेंशियल एरियाज हैं, राइट। अगर आपको मान लीजिए यही डिफरेंशियल एरिया वेक्टर फॉर्म में चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, इसको डी एस वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है क्या, देखिए डी एक्स डी वाई ए जेड कैप प्लस डी वाई डी जेड ए एक्स कैप प्लस डी जेड डी एक्स ए वाई कैप, राइट। ये डिफरेंशियल एरिया हो गया। और अगर आपसे बोलता है डिफरेंशियल वॉल्यूम बताइए, डी वी, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, राइट। आपसे कोई बोलता है डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ बताइए, है ना, तो ये मैंने ऊपर अभी लिख दिया था, डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ यही वाला लेंथ है, डी एल वैक्टर। आपसे कोई बोलता है डिफरेंशियल एरिया वेक्टर बताइए, तो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए जो यहाँ पे एरियाज लिखे हैं ना, उनके साथ यूनिट वेक्टर्स। तो ये देखिए, ये डिफरेंशियल एरिया वेक्टर्स का ही सम कर रखा है यहाँ पे, ना। तो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए डी एस वैक्टर डी एक्स डी वाई ए जेड कैप और डी वाई डी जेड ए एक्स कैप, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो ऊपर लिखा है डी जेड डी एक्स ए वाई कैप, राइट। चलिए नेक्स्ट है अपना, देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कार्टेशियन की तरह हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, नेमली एक कहलाता है रो, एक कहलाता है फाई, एक कहलाता है जेड। अब ये रो फाई जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है पी जिसके यही कोऑर्डिनेट्स है रो फाई एंड जेड, है ना। अब ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस P पॉइंट को आप Z एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए परपेंडिकुलर खींच करके, लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट से Z एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, ये परपेंडिकुलर का लेंथ होता है रो, है ना। ये एक्चुअली रो रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर Z एक्सिस को एक्सिस मानते हुए मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दूँ ना, जिसका रेडियस रो है, ठीक ना, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस क्या है, रो है, लाइक दिस। ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूं Z एक्सिस को एक्सिस मानते हुए रो रेडियस का, ठीक है। तो इस रेडियस का, इस सिलेंडर का रेडियस है ये रो, है ना, राइट। इस सिलेंडर की खास बात क्या है, इसका एक्सिस जो है वो Z एक्सिस है, ठीक है। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका एक्सिस Z एक्सिस है, इसका रेडियस क्या है, रो। अब देखिए इस P पॉइंट को इस सिलेंडर के आउटर कवरिंग एरिया पे, है ना, इसके इस राउंड एरिया पे या कर्ड सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, उस पर अगर आप घुमाते रहिए, उसके लिए हमेशा रो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा भाई, रेडियस तो इस कर्ड सरफेस से कहीं भी मूव करेंगे सेम रहेगा ना। तो देखिए रो इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस कौन सी हो गई, ये सिलेंडर का आउटर सरफेस, राइट। यहाँ पर भी अगर मैं हम यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे अलग से देखिए इस वाले सिस्टम में रो इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस बनानी है ना, तो ये पॉइंट P था मान लीजिए और इसका रो कोऑर्डिनेट, और यहाँ से मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ किया ना, लाइक दिस, जो उस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो ये जो आउटर सरफेस है ना सिलेंडर की, ये बाहर बाहर की सरफेस, ये आपकी रो इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस कहलाती है, ठीक है, राइट। अब देखिए फाई क्या होता है ना, तो अब ये P पॉइंट है ना, इस P पॉइंट का जस्ट एकदम काउंटर पैरेलल अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर नीचे ड्रॉ करूँ, है ना, ये जो P पॉइंट और उसको लाइन ज्वाइन की हुई है ना Z एक्सिस से, ये वाली लाइन जो आपने ज्वाइन करी है ना, बिल्कुल इसकी पैरेलल लाइन एक्स वाई प्लेन पर अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ यहाँ ऐसे करके, तो देखिए ये चार एक प्लेन बना रहे हैं मिलके, ये और ये Z एक्सिस का इतना हिस्सा है ना, तो ये चारों मिलके एक प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये प्लेन, और ये जो प्लेन है ना,
ये आपके एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनाता है ना, दैट इज फाई। ठीक है, अब इस पी पॉइंट को आप इस प्लेन पर कहीं भी मूव कराते रहिए, है ना, उसके लिए इस फाई एंगल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो गया, तो देखिए ये मेरे पास पॉइंट था, इसको ज्वाइन किया और इसके काउंटर पैरेलल नीचे बनाया लाइक दिस। ठीक है, और ये जो भी आपके एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनाता है ना, दैट इज फाई, ये प्लेन, राइट। और अब देखिए तीसरा क्या, z है ना, तो z बनाने तो z तो हमने पिछली बार ही देखा, वो क्या होता है, उस पॉइंट से पास होने वाला एक्स वाई प्लेन, है ना। z इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, उस पॉइंट से पास होने वाला एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ से पास होने वाला एक्स वाई प्लेन बनाना है। ठीक है, तो वो तो हम ऐसा भी बना सकते हैं ना, ये अब इस प्लेन पर ये पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो ये प्लेन पर अब पी पॉइंट को कहीं भी घुमाता रहिए, उससे जब भी आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही मिलेगा आके ना। तो ये z इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन हो गया, ठीक है ना, राइट। z डिस्टेंस पे z इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन हो गया। तो यहाँ पे बना भी सकते हैं ये ऐसा कुछ है, दूरी जो है ना इसकी हमेशा क्या रहेगी, z यहाँ से प्लेन। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 3 सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाली है ना। एक ये सिलेंडर का आउटर सरफेस, एक ये प्लेन जिसका एक साइड z एक्सिस है, और z प्लेन इटसेल्फ, राइट। अब देखिए यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो एक एरो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप। अब ये कहाँ कहाँ बनते हैं यूनिट वेक्टर्स, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास मान लीजिए वो पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और z आपने देखे, तो कैसे, उससे पहले ये आप z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसका वैल्यू रो होगा, और फिर यहाँ से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब देखिए क्या, यहीं से ऐसा आपका फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, और फिर इसी पॉइंट से पास होने वाला आप प्लेन ड्रॉ करेंगे, कौन सा, ये z प्लेन। ठीक है, अब आपसे कोई बोलता है एरो कैप बना, तो देते कि इस पॉइंट पर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरो कैप जिस प्लेन पर आपके रो कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट है। तो रो कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो इस सिलेंडर के आउटर सरफेस पे कांस्टेंट है, तो इस सिलेंडर के आउटर सरफेस पे इस पी पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बाहर की तरफ, राइट। मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो यही आपका कहलाता है एरो कैप। ठीक है, ए फाई कैप क्या होगा, अब ये जो प्लेन आपने ये बनाया ना जिसके लिए आप फाई एंगल नापते हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरफ है ना जो परपेंडिकुलर बनेगा ना इस प्लेन के, ना ये जो प्लेन मैंने हैच किया ना इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, इस तरफ क्यों बनाया, इस तरफ दूसरे साइड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम हमेशा उस तरफ बनाते हैं यूनिट वेक्टर जहाँ कोऑर्डिनेट का वैल्यू बढ़ रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू जैसे एरो कैप बनाया तो सिलेंडर के बाहर बनाया, ए फाई कैप बनाया तो उस तरफ घूमता हुआ बनाया, क्योंकि जब ये प्लेन ऐसे घूमेगा ना उधर की तरफ तभी तो ये एंगल बढ़ेगा, राइट। और फिर देखिए इस पी पॉइंट से अगर मैं ए जेड कैप बनाना चाहूँ तो वो बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एरो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप, ठीक है, ये 3 यूनिट वेक्टर्स जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर किसी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का वो क्या होता है वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है ना, इसका पोजीशन वेक्टर आर पी, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए क्या, ए आर कैप प्लस पी फाई ए फाई कैप प्लस पी जेड जेड कैप, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना। इनके क्या मतलब है मैं आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पे पी आर, पी फाई और पी जेड जो है वो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट P के, ठीक है ना। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैसे करेंगे, तो ये जो तीनों यूनिट वेक्टर आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एरो, ए फाई और ए जेड, इनके बीच में भी आपस में जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं, दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो फिर से डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे कार्टेशियन में था। तो एरो डॉट एरो इज इक्वल टू ए फाई डॉट ए फाई इज इक्वल टू ए जेड डॉट ए जेड, ये तो हो जाएगा सबके लिए 1, और एरो डॉट ए फाई इज इक्वल टू ए फाई डॉट ए जेड इज इक्वल टू ए जेड डॉट एरो, ये सबके लिए हो जाएगा 0। ये डॉट प्रोडक्ट्स हो गए। और सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो भी बिल्कुल कार्टेशियन जैसे होंगे ना, जैसे कैसा एरो क्रॉस ए फाई, दैट विल गिव यू व्हाट ए जेड कैप, ठीक है। लाइकवाइज ए फाई क्रॉस ए जेड दैट विल गिव यू एरो कैप एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड सो ऑन। अब ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल कार्टेशियन जैसा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, डिफरेंशियल एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशियल एलिमेंट का क्या मतलब होता है, तो देखिए वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कार्टेशियन में एक पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास ये, और ये पॉइंट जो है इसको हम लोग अब मूव कराएंगे यहाँ पे अलोंग दी व्हाट, अलोंग व्हाट योर सिलेंड्रिकल सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको ना मूव करा के ना फिर से वही करते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास P मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो रो फाई जेड है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ P कोऑर्डिनेट है, रो फाई एंड जेड इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और रो कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जेड एक्सिस जिसका एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये मैंने रो कोऑर्डिनेट बना दिया, ठीक है। फाई कोऑर्डिनेट आपको बताया था क्या होता है, देखिए अगर इस रो का आप काउंटर पैरेलल एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे ना, तो ये जो प्लेन बना रहा है ना, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जो भी पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो आपका फाई कोऑर्डिनेट होता है। और जेड कोऑर्डिनेट तो आपका, जेड प्लेन तो आपको पता ही है, इस पॉइंट से पास होने वाला एक्स वाई प्लेन, राइट। अब देखिए क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सभी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, तो अगर रो कोऑर्डिनेट को आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं मान लीजिए इस तरफ, तो यहाँ पे आएगा देखिए डी रो, ठीक है। फाई कोऑर्डिनेट अगर आप बढ़ाते हैं तो देखिए प्लेन थोड़ा सा मूव करेगा, इस तरफ जाएगा प्लेन, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा एक आर्क ट्रेस करेगा, ठीक है। और ये जो आर्क होगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, रो डी फाई, है ना। और अगर आप इसी पॉइंट से z कोऑर्डिनेट बढ़ाते हैं ना, तो z कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जाएगा, तो z कोऑर्डिनेट जाएगा ऐसा। तो कुल मिला के 3 डायरेक्शंस आपको प्रोपेल करती हुई दिखेंगी अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने पॉइंट को मूव कराते हैं। बस अपने को करना क्या है, इन्हीं 3 डायरेक्शंस के काउंटर पैरेलल्स यहाँ पे बनाने हैं और एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करना रहता है, राइट। तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। ये एक पैरेललोपाइपेड कहलाता है। तो ये जो पैरेललोपाइपेड है ना, ये ही डिफरेंशियल एलिमेंट है आपका सिलेंड्रिकल सिस्टम का। अब इसकी जो एजेस हैं वो कहलाती हैं डिफरेंशियल लेंथ, इसके जो सरफेस एरियाज हैं वो कहलाते हैं डिफरेंशियल एरियाज, और इसका वॉल्यूम जो है वो डिफरेंशियल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसके एजेस क्या क्या हैं, वो हैं डी रो, रो डी फाई और डी जेड, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल लेंथ कहलाते हैं, ये डिफरेंशियल लेंथ कहलाते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ चाहिए तो देखिए डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ जो होती है ना, वो इसका डायगोनल होती है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ का, डी एल वैक्टर, ठीक है ना। ये होता है देखिए डी रो ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, राइट। तो यू नीड टू मेमोराइज दीज रिलेशंस, आपके रिलेशंस को याद रखना है ना। अगर अब बात हो रही है डिफरेंशियल एरिया की, तो डिफरेंशियल एरिया मैंने बताया आपको इस पैरेललोपाइपेड के जो सरफेस के एरियाज है ना, तो एरियाज क्या क्या हो जाएंगे देखिए, डी रो डी जेड एक एरिया हो जाएगा, रो डी फाई डी जेड एक एरिया हो जाएगा, रो डी फाई एक एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर्स चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में अगर ये डिफरेंशियल एरिया चाहिए तो ये हो जाएगा देखिए डी रो डी जेड ए फाई कैप, रो डी फाई ए जेड कैप एंड रो डी फाई डी जेड ए रो कैप, ठीक है। ये डिफरेंशियल एरियाज हैं। तो ये सब एरियाज इस वाले पैरेललोपाइपेड के एरियाज हैं ना। ये जो यूनिट वेक्टर हम लोग लगा रहे हैं ना, हर एक एरिया के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो हमको बेसिकली इन रिलेशंस को याद रखना है ना, वी नीड टू मेमोराइज ऑल दीज, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है इसमें रो डी फाई डी जेड, राइट। सो ये कुछ फार्मूले हैं
जो अपने को इम्पॉर्टेंटली मेमोराइज करने याद रखने फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे ही कार्टेशियन में भी आपको बताए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपके जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर, थीटा एंड फाई, ठीक है ना। अभी आर, थीटा और फाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए अगर आप इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। स्फीयर है ना, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ओरिजिन को सेंटर मानते हुए। आर रेडियस का एक स्फीयर अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना, तो ये स्फीयर का आउटर सरफेस जो है ना वो आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस होता है ना। तो आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल आपको देखना है तो कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ से अगर आप एक ऐसा कोण ड्रॉ कर देते हैं ना, ठीक है, दो डायमेट्रिकली सिमेट्रिकली अपोजिट रेडियाई ड्रॉ करके ना, यहाँ पे अगर उनसे आप एक कोण यहाँ पे डेवलप कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो कोण ये जो है वो एंगल जो बना रहा है ना यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस से, ये वाला ये एंगल आपका थीटा है। अब देखिए इस पॉइंट को इस कोण के कर्ड सरफेस एरिया पे आप कितना भी मूव कराइए, ये थीटा एंगल विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस क्या होगी, कोण की कर्ड सरफेस एरिया, राइट। आर इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस क्या होगी, स्फीयर की सरफेस एरिया जो कि सेंटर्ड है ओरिजिन पे। और अब आपको फाई बनाना है, तो फाई जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस पॉइंट से यहाँ जेड एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डालिए, इसका काउंटर पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, और ये जो प्लेन है ये प्लेन आपका एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ना दैट इज फाई। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके स्फेरिकल में, आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। तीनों क्या क्या सर्फेसेस हैं वो मैं आपको अलग से भी एक बार दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर आपको r इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस देखना है ना, r इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस कौन सी होती है, तो r इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको बताया क्या, ये मान लीजिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। तो ओरिजिन को सेंटर मानते हुए r रेडियस का अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक स्फीयर, ठीक है, तो इस अब सरफेस पे कितना भी मूव करिए r रेडियस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। तो r इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस क्या होगी, स्फीयर हो गई, ठीक है। अब आपको थीटा सरफेस चाहिए, तो थीटा के लिए क्या करना है आपको, फिर से वही, ये सबसे पहले उस पॉइंट का आर रेडियस मार्क करके वो स्फीयर बनाइए, और अगेन थीटा बनाने के लिए यू नीड टू मेक दिस कोन विद यूजिंग टू सिमेट्रिकली अपोजिट रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स, राइट। अब ये जो कोन है ना, इसका ये जो स्लांट हाइट है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ना दैट इज थीटा, तो ये थीटा एंगल है। अब पॉइंट को आप इस थीटा के कर्ड सरफेस, इस कोन के कर्ड सरफेस एरिया पे कितना घुमाइए, थीटा विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो ये थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस कहलाया आपका, कौन सा, कोन का ये जो सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला सरफेस कोन का। और यहीं पर अगर आपको फाई इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए, तो फिर आपको बताया ही था, फिर से बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। ये जो प्लेन, ये जेड एक्सिस से पॉइंट से जब आप ये प्लेन बनाते हैं ना, ये प्लेन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ना दैट इज फाई, ठीक है। तो ये तीनों आपको स्पेशली ध्यान रखने कि आर, थीटा और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर्स आपको यहाँ पर भी तीनों वही ए आर कैप, ए थीटा कैप और ए फाई कैप है ना। बनेंगे कैसे, तो आपको बताया था, पहले तीनों सरफेसेस बना लेते हैं। तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये आपका आर रेडियस है, ये बनाया मैंने स्फीयर, ठीक है, इस कोन को कंप्लीट किया, और ये कोन की स्लांट हाइट ने बनाया ये थीटा, और इस प्लेन को मैंने कंप्लीट किया, तो इस प्लेन ने एंगल बनाया फाई। अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ करने, तो देखिए तीनों यूनिट वेक्टर्स मैंने क्या बताया था, उस तरफ बनाते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे ए आर कैप कैसा बनेगा, इस रेडियस जहाँ पे जिस तरफ भी बढ़ रहा होगा ना, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के जिस पे आर कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो आर कोऑर्डिनेट स्फीयर पे कांस्टेंट है ना, तो स्फीयर पे परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में जिसमें रेडियस बढ़ रहा है, तो वो ये हो गया, ये ए आर कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए थीटा कैप किधर बनेगा, देखिए इस कोन का स्लांट हाइट ही है ना, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस, तो कोन के स्लांट हाइट के परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा मेरा ए थीटा। और ए फाई कैसा बनेगा, ये जो प्लेन है ना इसके परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ बनेगा क्या, ए फाई, राइट। तो ए आर, ए थीटा, ए फाई, ये तीन यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, है ना। तो ये भी अपने को मेमोराइज करने हैं, हमेशा याद रखने कि ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात करें ना, तो पोजीशन वेक्टर इसमें क्या होता है, तो आर पी, किसी पॉइंट का, इसी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ना दैट इज पी आर ए आर कैप प्लस पी थीटा ए थीटा कैप प्लस पी फाई ए फाई कैप, राइट। जहाँ के यहाँ पे पी आर
पी थीटा और पी फाई जो है ना, दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी के, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट देखें तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है ना, ये तीनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो नेचुरली जैसा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपने देखा था कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए आर डॉट ए आर इज इक्वल टू ए थीटा डॉट ए थीटा इज इक्वल टू ए फाई डॉट ए फाई इज इक्वल टू 1, और ए आर डॉट ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा डॉट ए फाई इज इक्वल टू ए फाई डॉट ए आर इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट्स हो गए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए आर क्रॉस ए थीटा, ये बराबर हो जाएगा ए फाई के। लाइकवाइज ए थीटा क्रॉस ए फाई, ये बराबर हो जाएगा ए आर के। लाइकवाइज ए फाई क्रॉस ए आर, ये बराबर हो जाएगा ए थीटा के। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हो गया, तो ये भी अपने को याद रखना है। तो ये बिल्कुल कार्टेशियन जैसा ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। चलिए डिफरेंशियल एलिमेंट, अब डिफरेंशियल एलिमेंट इसमें कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट P है, इस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, ये लेंथ R हो गई, ठीक है। और इस R लेंथ के रेडियस का मैं एक यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये वो स्फीयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक कोन ड्रॉ करेंगे। तो इस बार चलिए सब अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कोन ड्रॉ कर लिया मैंने, ये, और कोन जो भी एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये आपका थीटा एंगल हो गया। फाई एंगल कैसे बनेगा, चलिए फाई एंगल भी बना देते हैं नेक्स्ट कलर से। फाई एंगल बनाने के लिए ये ज्वाइन करा आपने, और इसका प्रोजेक्शन आपने नीचे एक्स वाई प्लेन पर ज्वाइन करा, और ये प्लेन जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है दैट इज़ फाई। अब मैंने क्या बोला, इस ये जो पॉइंट है मेरा ना, जिसके लिए हमने तीनों कोऑर्डिनेट सरफेसेस ड्रॉ करी है ना, इस पॉइंट को अगर मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके इन पॉइंट को मूव कराऊंगा, तो वो देखिए क्या क्या मूव करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे कैसे मूव करेंगे वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, कि अगर आप से रेडियस को बढ़ाते हैं तो पॉइंट कुछ ऐसा मूव करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ये एंगल थीटा को बढ़ाते हैं ना, तो ये एक आर्क ट्रेस करेगा ऐसे नीचे की तरफ, राइट। कोन जब नीचे की तरफ जाएगा ना, तो द पॉइंट जो है वो एक आर्क ट्रेस करेगा। और अगर आप इस फाई को बढ़ाते हैं ना, तो वो जब ये प्लेन उस तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर भी एक आर्क ट्रेस करेगा, लाइक। तो ऐसे ही पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, लाइक दिस, जैसा हमने पीछे किया था सिलेंड्रिकल सिस्टम में। तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, आपको एक डायग्राम यहाँ पे भी बनेगा निकल के, ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइपेड टाइप का बनेगा, जिसकी जो एजेस होंगी ना वही होंगी डिफरेंशियल लेंस, है ना। तो एजेस इसकी क्या क्या होंगी, देखिए डी आर, अगर हमने आर की तरफ ये डी आर लेंथ बढ़ाया, ठीक है ना। दूसरी होगी देखिए क्या, आर डी थीटा, हमने अगर ये थीटा को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, है ना। और ये जो फाई वाली हो ना, ये होगी देखिए आर साइन थीटा डी फाई, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल लेंस होती हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंशियल एरियाज की अगर बात करें, तो डिफरेंशियल एरियाज जो होते हैं उसमें इन डिफरेंशियल लेंस का ही आपस में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल एरियाज, तो उनको आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए आर डी थीटा, या फिर आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा डी फाई, और या फिर आर साइन थीटा डी फाई। मतलब क्या कर रहे हैं, इन्हीं लेंस को दो दो के पेयर में प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं, तो ये सारे डिफरेंशियल एरियाज हो जाएंगे, राइट। डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो देखिए बेसिकली तो अगर आप कार्टेशियन सिस्टम के भी डिफरेंशियल एलिमेंट को याद रख पाते हैं ना, तो दैट इज सफिशिएंट एनफ, क्योंकि सारे डेरिवेशंस हम कार्टेशियन सिस्टम में भी कर सकते हैं इन केस इफ दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और मोर ओवर जब भी हम आगे पढ़ेंगे और जितने भी डेरिवेशंस देखेंगे, तो वहाँ पे भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा होगा, तो मैं वहाँ पे भी आपको एक बार बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कैसे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, राइट। अब देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलिए यहाँ पे देखना कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम लोग एक सिलेंड्रिकल सिस्टम बनाते हैं सबसे पहले ना। तो देखिए सिस्टम कोई सा भी बन रहा हो, रेफरेंस एक्सिस हमेशा यही बनती है ना। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। सिलेंड्रिकल में मान लीजिए मेरे पास पॉइंट पी है, रो फाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, रो फाई एंड
z, ठीक है। और रो कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो देखिए रो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता, इससे हम ज्वाइन कर देंगे z एक्सिस को ना। ये रो आपके सिलेंडर के बेस का रेडियस होता है। यहाँ से एक सिलेंडर बना दो ना मैं ऐसा, ये सिलेंडर, तो इसका बेस होता है, ठीक है, रो कोऑर्डिनेट है ना। और फिर देखिए क्या, अगर इसी को मैं एक प्लेन के रूप में यहाँ पे बना दूँ ना, अगर इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे बना के, तो देखिए ये लेंथ रो है ना, इसके पैरेलल बनाई है मैंने नीचे, और यही प्लेन जो है ना आपका, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो प्लेन है, ये एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ना वो आपका फाई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले में थोड़ा सा, कि ये जो मेरा रो लेंथ है ना, ये रो लेंथ नीचे है ना, ये इस एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन मैं इस एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ ना ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये जो मेरा लेंथ है ये क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, ठीक है। और इसको अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये हो जाएगा देखिए रो साइन फाई, राइट। तो ये जो रो कॉस फाई है ना, यही मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स बराबर होता है किसके, देखिए रो कॉस फाई के, y बराबर होता है किसके, रो साइन फाई के, और z तो z होता ही है, ठीक है। तो ये जो फार्मूले लिखे हैं ना, ये कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हमने सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, हमें सिलेंड्रिकल पता थे, उससे हमने कार्टेशियंस निकाल दिए, तो सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए। तो हम देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें ना, तो मुझे यहाँ से मिलेगा देखिए रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस सेकंड वाली, ये मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, अगर यही सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना तो मुझे मिलेगा फाई इट इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और z तो z है ही, ठीक है। तो ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ना, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है किससे, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है ना, तो आप सिलेंड्रिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या, कार्टेशियन और स्पेरिकल में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। चलिए मान लीजिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे एक पॉइंट दिया है P, और इसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा और फाई, राइट। तो मैंने सबसे पहले आर के लिए ये स्फीयर बना दिया, एक आर रेडियस का, सेंटर इसका ओरिजिन है। उसके बाद फिर मैंने इसी रेडियस को एक स्लांट हाइट की तरह यूज़ करके मैंने एक कोन ड्रॉ किया, एक राइट सर्कुलर कोन इन्वर्टेड, जिसका एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये स्लांट हाइट जो है वो जो इससे एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो ये हम पहले देख चुके हैं आर थीटा और फाई क्या होता है, और फाई कौन सा एंगल है, ये वाला, राइट। अब देखिए मुझे रिलेशन देखना है कि क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं एक स्पेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो मेरा आर लेंथ है ना, ये आर लेंथ, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ना, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये कहलाएगा देखिए आर कॉस थीटा जेड एक्सिस पे, ठीक है। और यही आपका जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो जेड कोऑर्डिनेट तो सीधे सीधे लिख दिया आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो आर है ना, ये इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा ना, वो यहाँ एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखिए आर साइन थीटा, और ये जो आर साइन थीटा वाली लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रही है। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो लेंथ होगी ना, वो होगी आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और यही जब आप वाई एक्सिस पे देंगे ना प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा देखिए आर साइन थीटा साइन फाई, राइट। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर साइन थीटा कॉस फाई, राइट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर साइन थीटा साइन फाई, राइट। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना तीनों, दीज आर नथिंग बट दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल टू कार्टेशियन। स्पेरिकल से कार्टेशियन निकाल रहे हैं, स्पेरिकल दिए थे, कार्टेशियन निकाल लिए। अब फिर से वही, अगर आपको कार्टेशियन टू स्पेरिकल करना है तो करेंगे क्या, ये तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और थीटा तो आपको दिख ही रहा है, थीटा कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स z अपॉन आर, और r की जगह फिर से वही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फाई जैसा पहले निकाला था टेन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये रिलेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन टू स्पेरिकल, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट्स को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है ना। तो देखिए वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है ना, अगर आप कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल करना चाहते हैं तो ये जो टेबल है ना, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉट प्रोडक्ट टेबल कहलाती है, इसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है ना। यू नीड टू मगअप दिस टेबल, ठीक है, इसको आप मगअप कर सकते हैं। अभी क्रैश कोर्स में तो हम इतना डिटेल में इसको समझाएंगे नहीं, वैसे इसे डिराइव भी किया जा सकता है इन सभी क्वांटिटीज़ को, पर अभी राइट नाउ एज अ क्रैश कोर्स पार्ट में ये बोल सकता हूँ आपकी इन्हें मगअप कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, तो मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है ना। आपको एक ए वेक्टर दिया है कुछ ऐसा, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, ठीक है ना। अब जो चीज़ें फाइंड करनी है उन्हें वाइट कलर से लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, टू फाइंड, इसको हमें ए वेक्टर निकालना है किस में, देखिए ये एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, मतलब मुझे ये जो ऊपर वाला वेक्टर है ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है सीधे सीधे सिलेंड्रिकल में। तो देखिए सिलेंड्रिकल में ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएंगे, अगर मुझे ये एरो ए फाई और ए जेड ये जो कोफिशिएंट्स है ना ये पता चल जाए ना। तो ये क्या होते हैं, देखिए एरो कोफिशिएंट होता है वेक्टर ए डॉट एरो कैप, ए फाई होता है वेक्टर ए डॉट ए फाई कैप, और ए जेड होता है वेक्टर ए डॉट ए जेड कैप, राइट। और ये वेक्टर ए कौन सा वेक्टर लेंगे, तो देखिए ये वेक्टर ए कौन सा है, ये वाला ही वेक्टर है, ये जो ये ए वेक्टर है ना यही है ये वाला वेक्टर ए, है ना। तो इसकी जगह आप जब रख देंगे ना यहाँ पे ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, और इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हैं ना, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं आप, एरो कैप से। तो देखिए जब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना इसको प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू ए एक्स डॉट एरो कैप, है ना। तो ये ए एक्स डॉट एरो कैप, ये डॉट प्रोडक्ट आपको बताना होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप कहाँ से बताओगे, यहाँ से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये ए एक्स डॉट एरो कैप कितना है, ये कॉस फाई है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा क्या, ए एक्स कॉस फाई, राइट। इसी प्रकार से आप ये सारे नेक्स्ट आप जब इस डॉट प्रोडक्ट में आगे प्रोसीड करेंगे तो ए वाई डॉट ए एक्स कैप, ए जेड डॉट ए एक्स कैप, तो ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स जो है आपको, मतलब ये वाले डॉट प्रोडक्ट्स निकालते समय ना, ये जितने भी डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के इनकाउंटर होंगे ना, वो सारे इनकाउंटर डॉट प्रोडक्ट्स जो है वो आपको इस टेबल में मिलेंगे। तो ये टेबल याद करना ज़रूरी है, क्वेश्चन में हम एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैंने क्रैश कोर्स के हिसाब से ये टेबल आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आपको वेक्टर्स का करना हो तो यू नीड टू मग अप दिस टेबल। लाइकवाइज ऐसी एक टेबल मेरे पास और है, ये कब काम आती है, जब आप कार्टेशियन से स्पेरिकल में जाते हैं ना, तो दिस टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू नीड टू मेमोराइज दिस टेबल एज वेल, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है। ये डॉट प्रोडक्ट कन्वर्जन टेबल भी कहलाती है, ये डॉट प्रोडक्ट टेबल नंबर 2 भी कहलाती है, राइट। टेबल नंबर 1 हमने पीछे देखी, ठीक है ना। तो इस टेबल को यू नीड टू मेमोराइज, ये मेमोराइज कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें जो है वो कवर अप करेंगे। हमने वैसे मैंने प्लान तो किया था कि इसी वीडियो में बहुत सारा हम लोग कवर कर लेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे, लेकिन ये वेक्टर्स का पार्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है एक बार में इसको समझा पाना या एक्सप्लेन कर पाना। आई होप मैं बहुत अच्छे से तो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको, लेकिन हाँ तो भी थोड़ा थोड़ा आपका रिवीजन सॉर्ट यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पहले से थोड़ा बहुत भी आता है, और अगर नहीं भी आता है तो यू नीड नॉट टू वरी, आप इन वीडियोस को देखते जाइए पूरी सीरीज़ के, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। आज शाम से नहीं तो कल से यू विल गेट लेटर ऑन मोर वीडियोस ऑफ योर सब्जेक्ट, और कल तक और कल रात तक मे बी यू विल गेट ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ द होल कोर्स, ओके। तो इतना पार्ट हमने जो है वो आज कवर कर लिया है ये, और ये जो पार्ट हम लोग है ना ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करिए, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आएगी, और इस सीरीज़ को शेयर करिए और भी बच्चों को बेनिफिट मिले ताकि इसको देखने का, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।